नमस्कार, मैं हूं आरजू साई। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद शपथ ग्रहण करने के बाद थोड़ा सा इंतजार करना पड़ा, लेकिन मंत्रियों को उनका मंत्रालय मिल चुका है। कई नए मंत्रियों को जगह मिली है, तो वहीं कई नए मंत्रियों ने शपथ ली, जिन्हें अब उनका मंत्रालय बता दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। दिल्ली तक कई दौर की बातचीत हुई और आखिरकार राजस्थान में गहलोत सरकार की नई टीम तैयार हो गई है। इस टीम में 12 नए चेहरों को शामिल किया गया है। वहीं सीएम के सलाहकारों के तौर पर 6 विधायकों को नियुक्ति दी गई है। सीएम के सलाहकार के तौर पर नियुक्ति की यह परंपरा पहले नहीं थी, लेकिन सीएम गहलोत ने इसकी शुरुआत कर न केवल उन विधायकों को अपनी टीम में शामिल कर लिया है जो मंत्री बनने की दौड़ में थे, बल्कि इन समर्थकों को खुशी मनाने का मौका भी दिया है। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझा रहे हैं किन मंत्रियों को कौन सा मंत्रालय मिला है, कौन कौन सी बड़ी जिम्मेदारियां मिली हैं। ब्रिजेंद्र ओला को परिवहन मंत्रालय की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। बड़ी मिली है और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि इस जिम्मेदारी पे मैं खरा उतरूं और जो कांग्रेस पार्टी के प्रति जनता की भावनाएं हैं, हम वो जिम्मेदारी बखूबी निभाएं, ये मेरा पूरा प्रयास रहेगा। उच्च शिक्षा का तंत्र जो है गड़बड़ा रहा है। कॉलेज तो आप बहुत खोल रहे हैं, लेकिन गुणवत्ता नहीं आ रही है, तो किस तरह से इन चीजों को दुरुस्त करेंगे आप? नहीं, आप जो कह रहे हैं गुणवत्ता, तो गुणवत्ता देखो पिछले 1.5 साल जरूर प्रॉब्लम रही है कोरोना काल में कि भाई कॉलेज संस्थाएं बंद रही हैं और तकलीफ रही है पूरे विश्व में। अदरवाइज अगर आप देखें तो हमारी आसपास की स्टेटों में उच्च शिक्षा में हम लोग बहुत आगे हैं। आज अगर आप देखें तो एजुकेशन का हमारे यहाँ हब बनता जा रहा है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारी क्वालिटी है, तभी लोग आ रहे हैं। जयपुर के आसपास हमारी कितनी यूनिवर्सिटी खुली हुई है, कॉलेज हैं। लेकिन उन यूनिवर्सिटीज में जो आपने निजी विश्वविद्यालय बनाए, उनमें बिल्कुल शिक्षा का स्तर कोई अच्छा नहीं है, बस सिर्फ डिग्री बांटने का एक जरिया बनकर रह गई है यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस। इसमें ऐसा है कि जैसे प्राइवेट सेक्टर की बात करें, हो सकता है कुछ ऐसी हो, मगर कुछ बहुत अच्छी संस्थाएं भी हैं और जो हमारे सरकारी विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, उनके अंदर भी बहुत बड़ी अच्छी क्वालिटी है। आज अगर आप जयपुर में ही देखें तो यहाँ एडमिशन्स के लिए मध्य प्रदेश और यूपी और हरियाणा से लोग यहाँ प्रयास करते हैं जयपुर में आके पढ़ने का। अभी जोधपुर में भी हमारे जो कॉलेज हैं उनमें बड़ा अच्छा है चल रहा है, जो एक रुझान होता है युवाओं का। और जो अभी आने वाले टाइम में हम प्रयास करेंगे कि हम इसमें और क्वालिटी और सुधारें। आपको गृह राज्य मंत्री का भी जिम्मा मिला है, सीएम साहब होम मिनिस्टर हैं, बहुत काम आपको मिलने वाला है। निश्चित तौर पे गृह राज्य मंत्री का जो काम है वो चैलेंज है। हमारे स्टेट में आज के दिन पुलिसिंग हमारी बहुत अच्छा काम कर रही है और हमें अपग्रेड करने की आवश्यकता है और हमें इसको जो है, क्योंकि यूपी हरियाणा का जो क्षेत्र है वो काफी डिस्टर्ब होता रहता है समय समय पे, तो हम कोशिश करेंगे कि और हम ज्यादा अच्छे इसमें सुधार लाएं होम डिपार्टमेंट में और इसमें कानून व्यवस्था और चौक चाबंद हो। अपराधी जो है बेलगाम है, बहुत जगह कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ जाती है। आपके दिमाग में कोई प्लान है कि सब कुछ दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे? आप अपराध पर कंट्रोल कैसे करेंगे? अपराध के अगर कंट्रोल की बात करें तो निश्चित तौर पे इसकी मॉनिटरिंग बहुत सख्त हो रही है। अगर आप खाली राजस्थान की बात करें तो अपराध राजस्थान से ज्यादा दूसरी स्टेटों में बढ़े हैं। आपके बिल्कुल साथ में यूपी है, भरतपुर के बागे, तो आप निश्चित तौर पे आंकड़े उठा लो। हमारे यहाँ पहले से बहुत अपराध जो है कंट्रोल में है। हमारे सहयोगी सचिन इस वक्त मंत्री के साथ मौजूद हैं, सुनाते हैं आप। क्योंकि जब मैं राजनीति में आई, मेरा काम शुरू से समाज सेवा में ही ज्यादा रहा है, तो मैं चाहूँगी जी सचिन, महिलाएं, मैं वही बात आपको करना चाहती हूँ कि ऐसी कोई छोटे छोटे उद्योग धंधे हम स्थापित करें। बिल्कुल, देखिए शकुंतला रावत जी जो उद्योग मंत्री का इनको जिम्मेदारी दी गई है, कुछ देर में हम उनसे बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो एक बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है उसके बाद उनका क्या कुछ कहना है। शकुंतला रावत को मंत्री बनाया गया है, उद्योग विभाग की एक बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है। पहले उद्योग विभाग
परसेलाल मीणा संभाल रहे थे, लेकिन अब जो है उद्योग विभाग संभालेगी शकुंतला रावत। जनवरी में इन्वेस्टमेंट समिट होने जा रही है। इस इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर अभी उद्योग मंत्री दुबई जाके आए थे और सारी व्यवस्थाएं वो करके आए थे, लेकिन अब जो जिम्मेदारी दी गई है उद्योग विभाग की वो दे दी गई है शकुंतला रावत को। लेकिन अब शकुंतला रावत उस समिट को करवाएंगी। राजस्थान में उद्योग कैसे लाना है उन पर जिम्मेदारी होगी। राजस्थान में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार कैसे मिले, ये जिम्मेदारी जो है अब वो इनके ऊपर होगी। तो तमाम तरह की जिम्मेदारियों पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ देर में उद्योग मंत्री शकुंतला रावत जुड़ेंगे। हम उनसे बात कर लेंगे, उनसे कोशिश करेंगे बात करने की कि किस तरह से जो है वो इस विभाग को संभालने जा रही है। हम उनसे भी बात कर लेते हैं। धन्यवाद देना चाहेंगे आप कांग्रेस? राजस्थान के मुख्यमंत्री सम्माननीय अशोक गहलोत जी और हमारा शीर्ष नेतृत्व सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय, संपूर्ण कांग्रेस पार्टी के सभी मेरे से सीनियर सम्मानित नेताओं को, जूनियर हो चाहे कोई भी हो, सभी की दुआएं और तो और मेरे साथ तो आप पत्रकारों की भी दुआएं थी। मेरी जनता जनार्दन जो मेरे बानसूर की है, चाहे पूरे राजस्थान की है, सभी ने मेरे लिए, चाहे किसी भी वर्ग का, किसी भी धर्म का आदमी था, वो दुआ कर रहा था और कह रहा था मैडम भगवान करे आप मंत्री बने। तो राजस्थान के सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। विधानसभा जी, उद्योग की एक बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई है, उद्योग विभाग की एक बड़ी जिम्मेदारी, राजस्थान में उद्योग लगाना, रोजगार लाना, तो कैसे आगे आप काम करेंगे? राजस्थान में मैं उद्योग को डेवलप करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा प्रयास करूंगी। सभी से कंसल्ट करके कंपनी और जितनी भी ये लिमिटेड प्राइवेट जो कंपनियां उनसे डिस्कस करके, क्योंकि मेरे पर राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय ने जो विश्वास जताया है उस विश्वास पे खरा उतरूंगी और अच्छे से अच्छा करने का, युवाओं को, महिलाओं को, हर वर्ग को रोजगार मिले और स्थानीय लोगों को मिले, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। देखिए, उद्योग विकास के साथ साथ कई तरह की चुनौतियां भी आती है। पर्यावरण की बात हो या लोगों की जमीन की बात हो, भूमि अधिग्रहण एक बड़ी चुनौती होती है। कई डिपार्टमेंट से जो क्लियरेंस लेनी पड़ती है, उसके चलते उद्योगपति राजस्थान आने से कतराते हैं। तो वन सिंगल विंडो पॉलिसी को लेकर भी कोई काम करेंगे? बिल्कुल, सारे ऐसे जो चुनौती बिना तो मेरे हिसाब से कोई जिंदगी में, जीवन में कोई काम नहीं होता। किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी वर्ग में हो, चुनौती तो हर वर्ग में होती है और उस चुनौती का सामना करके ही उसका समाधान निकाले, वही हल करना कहलाता है। तो मैं जितने भी, चाहे पॉल्यूशन हो, चाहे अनुमति नहीं देने का हो, अधिग्रहण का मैटर हो, इन सभी को लेकर के सभी से डिस्कस करके, वहाँ के स्थानीय लोगों से और जो इंटेलिजेंट जो लिमिटेड कंपनियों के हैं, ज्ञाता हैं, उनसे डिस्कस करके ही इसका हल निकाला जा सकता है कि किस तरह से हमें पॉल्यूशन से मुक्ति मिल सकती है, कौन से संसाधन हम इस तरीके के स्थापित करें जिससे कि हमारे पॉल्यूशन भी सही रहे और वायु प्रदूषित नहीं हो और उद्योग धंधे भी लगे। एक सवाल, इन्वेस्टमेंट समिट होने जा रही है जनवरी को लेकर, आपके पास बहुत कम समय है क्योंकि अब आपको मंत्री बनाया गया है, तो इतने कम समय में एक सफल इन्वेस्टमेंट समिट हो, उसको लेकर कोई कार्य योजना? बिल्कुल सफल इन्वेस्टमेंट हो, इसके लिए मेरा प्रयास रहेगा। अभी हम बिना बात करें आपको कोई मेरा स्टेटमेंट देना मेरे हिसाब से उचित नहीं रहेगा, क्योंकि बात करके ही जब किसी बात का निर्णय हो जाए तभी हम आपको इसके बारे में बता सकते हैं। राजस्थान में कई परंपरागत उद्योग हैं। भीलवाड़ा की अगर बात करें तो टेक्सटाइल एक बड़ा हब है। जयपुर की बात करें तो सांगानेर का बगरू और जो सांगानेरी प्रिंट है वो प्रदूषण की एक बड़ी समस्या से जूझ रहा है, उसको लेकर कैसे काम होगा? बिल्कुल, चाहे बगरू का हो, चाहे भीलवाड़ा का हो, टेक्सटाइल्स का जो उद्योग है, तो इसको हम किस तरीके से इसका समाधान कर सकें। कई बार एक बड़े बड़े ज्ञानी जो होते हैं उनके पास हल नहीं होता, लेकिन एक गांव का आदमी ये बता देता है कि अगर इस तरीके का आप ट्रीटमेंट लगा दें, प्लांट लगा दें कोई ट्रीटमेंट, तो उससे ये दूर हो सकता है। तो हम उनसे भी ये कंसल्ट करके, बातचीत करके उसका समाधान ढूंढने का प्रयास करें। पहली बार आपको मंत्री बनाया गया और इतना बड़ा डिपार्टमेंट आपको दे दिया गया है, किस तरह से आप इसको लेते हो और आपको उम्मीद है कि उद्योग जैसा डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी आपको संभालने के लिए? नहीं, ये तो सरकार के सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय और शीर्ष नेतृत्व का मेरे पे विश्वास है, तो उसके लिए आभार है। और कितना भी बड़ा कोई कार्य हो, मैं उसको ये नहीं समझती कि कार्य बड़ा है, मेहनत बड़ी है और काम की जो इच्छा, सबल इच्छा होनी चाहिए और इच्छा प्रबल है तो काम आसान हो जाता है। थैंक यू। अब तक शकुंतला रावत, जिनको उद्योग विभाग की जिम्मेदारी दी गई, राजस्थान में जनवरी में इन्वेस्टमेंट समिट होने जा रही है और ऐसे में उस समिट को सफल बनाना इनकी प्राथमिकताओं में शामिल रहेगा। सचिन कुमार शर्मा, न्यूज़ 18 जयपुर।
तो आपने शकुंतला रावत को सुना, जिन्हें उद्योग मंत्रालय की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, क्योंकि देखिए उद्योग मंत्रालय की सचमुच बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। राजस्थान में कंपनियों को अट्रैक्ट करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। तो चलिए लिए चलते हैं आपको जयपुर स्टूडियो। हमारे साथ जुड़े हुए सत्येंद्र भारद्वाज, कांग्रेस नेता, डॉक्टर निमिषा गौड़, बीजेपी नेता, सुधीर शर्मा, चीफ रिपोर्टर न्यूज 18 राजस्थान के। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुधीर शर्मा, आपके पास आऊंगी मैं, बताएं। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से ये मंत्रिमंडल पुनर्गठन किया गया है उसमें तमाम चीजें मुख्यमंत्री ने ध्यान में रखी है कि किस तरह से जातीय समीकरण हो, इसके अलावा जिस क्षेत्र से ज़्यादा प्रतिनिधित्व मिलता है उसका भी ध्यान में रखा गया है, और जो विभागों का आवंटन किया गया है वो बहुत चौंकाने वाला है, और किसी को ये नहीं कहा जा सकता है कि कमतर है या ज़्यादा है, क्योंकि तमाम जो बंटवारा किया गया है वो बराबर किया गया है। जैसे प्रसादी लाल मीणा का जो उद्योग विभाग था उनसे लेके और उनको जो विभाग दिया गया है डॉक्टर रघु शर्मा वाला दिया गया है, वो विभाग जो चिकित्सा महकमा है, पूरे चिकित्सा महकमे की जिम्मेदारी उनको दी गई है। तो हम पूरी तौर पे एक बार ये कह सकते हैं कि 2023 के जो चुनाव होने जाएंगे, आगे होंगे, उनको ध्यान में रखकर इस मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किया गया है। हाँ, इतना जरूर है कि अजय माकन जी ने ये जरूर कहा था कि अगर कोई इसमें संगठन में काम करना चाहेगा, अगर उनकी परफॉर्मेंस कुछ इस तरह की रही, तो अब ये कयास लगाया जा रहा है कि संभावना है कि 2023 के इलेक्शन से पहले एक बार कुछ मंत्रियों को इधर उधर किया जा सकता है। लेकिन तस्वीर अब प्रदेश की शासक की पूरी सरकार की जो चेहरा है वो सामने आ चुका है। जी, सत्येंद्र भारद्वाज, कांग्रेस नेता, हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सत्येंद्र जी। ज्यादा वक्त रहा नहीं है विधानसभा चुनाव में, किस तरह से जिम्मेदारियों का निर्वहन होगा? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार चल रही है, वो जनता के सारे कामों को देखते हुए जितना लोक कल्याणकारी कार्य हैं उनको पूरा करने में मुख्यमंत्री जी ने अपना पूरा फोकस किया है। और मैं समझता हूँ इस मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद में जो कुछ मंत्रियों के पास में विभाग ज़्यादा थे, उन विभागों का जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन आज किया गया, तो उससे मैं समझता हूँ कि अब और पारदर्शिता के साथ में राजस्थान सरकार में जो कांग्रेस की सरकार है वो अच्छा काम करेगी। जनता के साथ जो संवाद और जनता की समस्या है उनके निवारण के लिए अपना प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पूरा पालन करेगी। सर, बीजेपी आरोप लगा रही है कि अपने करीबियों को जगह दी गई है मंत्रिमंडल में। देखिए, बीजेपी का तो काम आरोप लगाने का ही है। बीजेपी आरोप लगाने से पहले अपने खुद के जिगरेबान में झांके कि जब वो पिछली सरकार उनकी थी तो किस तरह का उन्होंने मंत्रिमंडल का विस्तार में और मंत्रिमंडल चलाया था। मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। बीजेपी विपक्ष में उनका आरोप लगाना सैद्धांतिक रूप से ठीक है, पर मैं कहना चाहता हूँ आरोप लगाने से पहले वो अगर थोड़ा भी लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं तो उनको ये देखना चाहिए कि जिस तरह से राजस्थान के अंदर के अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है, उनका तो कम से कम जो महत्वपूर्ण काम है, जो जनता के लिए अच्छे काम है, उनकी तो कभी न कभी सराहना करे। और विपक्ष को मैं समझता हूं कि जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं और उन पर अगर कोई अच्छा काम होता है तो उसकी सराहना करनी चाहिए, उसमें विपक्ष की भी छवि निखरती है। डॉक्टर निमिषा गौड़, इसी पर आपका कॉमेंट चाहेंगे। देखिए अर्जुन जी, जिस तरह से आज राजस्थान के अंदर 3 साल पूरे होने के एक महीने पहले मंत्रिमंडल का विस्तार, अभी कह रहे कि परफॉर्मेंस बेस्ड है, तो मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से पूछती हूँ कि क्या गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के लेवल का क्या कांग्रेस में कोई नेता नहीं है कि उन विभागों को भी दिया जाता, और बाकी सारे डिपार्टमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन जिस तरह से हुआ उसमें आप ये देखें कि उत्तर प्रदेश में तो महिलाओं को 40% टिकट देने की बात की जाती है, और यहाँ महिलाओं को मंत्रिमंडल में कितना स्थान दिया गया, किस स्तर का स्थान दिया गया, ये आप देखिए। जवाब तैयार रखिएगा सत्येंद्र भारद्वाज, लौटेंगे आपके पास। आज एक महत्वपूर्ण लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी महेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ मौजूद हैं मंत्री रमेश मीणा, माफ कीजिए। जी बिल्कुल, हमारे साथ में इस समय कैबिनेट मंत्री रमेश मीणा जी मौजूद हैं, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो मंत्रिमंडल पुनर्गठन रहा है और उसके बाद में जो दायित्व मिले हैं और जो तमाम विभागों का आवंटन हुआ है मंत्रियों को, उसके साथ ही साथ में जो पोर्टफोलियो मिलने के बाद में भी जो कार्यकर्ता, समर्थक और शुभचिंतक हैं वो यहाँ पर विश करने के लिए पहुँच रहे हैं, शुभकामनाएं देने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे लगातार, और जो मंत्री हैं वो लगातार यहाँ पर बधाइयाँ स्वीकार कर रहे हैं। सर, अब
तमाम जो प्राथमिकताएं रहेगी उस पर हम आपसे बात करेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण महकमा पंचायत राज विभाग आपके पास में रहेगा और ग्रामीण जनता से जुड़ा हुआ सबसे अहम महकमा है। किस तरीके से क्योंकि आपका पूर्व का जो तजुर्बा है वो भी काम आएगा, किस तरीके से आप इस विभाग में प्राथमिकताएं तय कर रहे हैं? हमारा एक ही उद्देश्य रहेगा कि गांव में जो गरीब अंतिम छोर पर रहता है, झोंपड़ी में रहता है, वहां तक हमारे विभाग की योजनाएं उस व्यक्ति तक पहुंचे और उसका स्टेटस आगे बढ़े और जो भी पंचायत राज की योजनाएं उसके घर तक पहुंचे। सर, जिस तरीके से आप पहले फूड वाला डिपार्टमेंट देख रहे थे और ऐसे में अब बाद में आप वापस है पंचायत राज वाला विभाग अब देख रहे हैं, किस तरीके से पंचायत राज विभाग में अभी मौजूदा समय में जिस तरीके से प्रशासन आपके गांव में, प्रशासन शहर में जिस तरीके से ये चलाया जा रहा है, तो ऐसे में क्या आप देखते हैं इस अभियान में तेजी लानी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ पहुँचे उस दिशा में भी कदम बढ़ाए जाने होंगे? हमें पहले भी इस राज का हमें, क्योंकि पंचायत राज में हमारा छोटा भाई जिला प्रमुख था तो हमें काफ़ी अनुभव है और अभी हम शिविरों में भी जाते हैं पंचायत राज के संदर्भ में कि कहाँ पर कैसे क्या काम हो सकता है, नरेगा को किस तरह मॉनिटरिंग कर सकते हैं, अन्य योजनाएं, डांग विकास है, आपकी क्षेत्रीय योजनाएं जितने भी हैं, आपके स्वच्छता का अभियान है, जितने भी योजनाएं हैं पंचायत राज के माध्यम से, तो उनके बेहतर मॉनिटरिंग करेंगे और इसमें पारदर्शिता लाएंगे जिससे जो पैसा आया है वो धरातल तक, वहाँ तक, उस आदमी तक, गरीब तक पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा है, उसको हम सुनिश्चित तय करेंगे कि वास्तव में विकास हो रहा है नहीं हो रहा, और जनता का जो फीडबैक मिलेगा उसी के अनुसार काम करेंगे। जो भी हमारे संसाधन है। हमारे सहयोगी राकेश के साथ मौजूद हैं मंत्री महेश जोशी, सुनवाते हैं। जी राकेश। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डॉक्टर महेश जोशी पर जो विश्वास जताया है, चूंकि पेयजल एक ऐसी योजना है जो पूरे देश में आज सबसे ज़्यादा चल रही है, सबसे ज़्यादा बजट है, इसके साथ साथ आम जन से जुड़ी हुई योजना है और राजस्थान के लिए इसलिए विशेष मायने रखती है क्योंकि राजस्थान में पानी की जो योजना है उसमें अब तक केंद्र और राज्य के बीच में जो एक अनुदान की राशि थी उसको लेकर 90% और 10% का एक रेशो था। डॉक्टर महेश जोशी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी दी है और वो एक चुनौती भी है। हम बात करते हैं डॉक्टर महेश जोशी जी से। सबसे पहले आपको न्यूज 18 नेटवर्क की तरफ से बधाई कि आपको जो जिम्मेदारी मिली है, किस तरीके से आप देखते हैं पूरी जिम्मेदारी? ये आपका धन्यवाद। एक बहुत महती जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी ने और पार्टी आला कमान ने मुझ पर डाली है। आप जानते हैं राजस्थान देश का सबसे बड़ा भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़े भूभाग वाला राज्य है। अनेक भिन्नताएं हैं, भौगोलिक भिन्नताएं हैं, सांस्कृतिक भिन्नताएं हैं, सामाजिक भिन्नताएं हैं, आर्थिक भिन्नताएं हैं। उन सब के बीच में काम करना किसी भी विभाग के लिए एक बहुत मुश्किल काम होता है और विशेषकर जब हम पेयजल की बात करें तो वाकई में बहुत एक मुश्किल काम है। लेकिन हम इस बात की कोशिश करेंगे कि राजस्थान के एक एक व्यक्ति को हम सहजता और सुगमता के साथ में पेयजल उपलब्ध करा सकें। इसके लिए मैं ये मानता हूँ कि जो योजनाएं चल रही हैं उनके गुण अवगुण आधार पर उनका आकलन करके जो योजनाएं निश्चित रूप से पूरी की जानी चाहिए, समयबद्ध तरीके से उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद में जो कोई नई योजनाएं जिनकी अगर आवश्यकता रहती है तो वो योजनाएं बनाई जाएंगी। मेरी कोशिश रहेगी कि राजस्थान की जनता को हम पेयजल अच्छे से उपलब्ध करा सकें। राजस्थान में पानी का क्राइसिस है, भूजल नहीं है, सतही वाटर नहीं है, बरसात भी बहुत कम होती है, एक रिचार्ज करना भी एक चुनौती है। दूसरा, चूंकि जोग्राफिकल स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट है, केंद्र 2014 से पहले 90% ग्रांट देता था, अब ग्रांट में भी कमी आई है, तो इन चुनौतियों से किस तरीके से निपटने की कोशिश की जाएगी? देखिए, दुर्भाग्य है केंद्र सरकार से वाहवाही लेने के लिए जो मैचिंग ग्रांट जो रही, पहले 90% देती थी, अब उसको घटा रहे हैं। ये सिर्फ एक पेयजल योजनाओं के लिए नहीं है, किसी भी योजना के लिए केंद्र सरकार सिर्फ ये वाहवाही देने के लिए कि हर जगह केंद्र सरकार लोगों के सामने अपनी पीठ थपथपाना चाहती है, तो ये जो मैचिंग ग्रांट है इसको इशू बनाकर, इसको चेंज करके एक योजनाओं के सामने संकट खड़ा कर दिया है। स्टेट्स की जो आर्थिक हालत होती है वो किसी से छिपी हुई नहीं है और केंद्र जो प्रवर्तित योजनाएं हैं उनके आधार पर जो प्रदेश हैं उनमें विकास के काम या जो पेयजल संबंधी या जो आवश्यकताओं वाले काम है वो होते हैं। तो केंद्र सरकार को चाहिए कि राजस्थान सरकार ने जो मैचिंग ग्रांट का मामला उठाया है
उसमें विचार करके राजस्थान को 2014 वाला मैचिंग ग्रांट दे, जितना ग्रांट केंद्र सरकार पहले देती आई है उसको ग्रांट करें। हम कोशिश करेंगे कि हम अपने बात को मनवा सकें और फिर जैसा होगा फिर हम आगे देखते हैं। बिल्कुल, आप एक साफ स्वच्छ छवि के रहे हैं और ईमानदारी से अपने कार्य करते हैं। आपको एक बड़ा रिवार्ड मुख्यमंत्री ने और आला कमान ने दिया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि राजस्थान आज की स्थिति में 27वें पायदान पर है। जल जीवन मिशन योजनाओं की प्रगति में लेकर के समय कम है, लक्ष्य बहुत बड़ा है। हम कोशिश करेंगे कि सारी परिस्थितियों में हम सुधार कर सकें। 27वें नंबर पर क्यों है इसके बारे में भी हम विचार करेंगे। जो सारी परिस्थिति उसकी भी जानकारी जनता को कराएंगे और राजस्थान में पेयजल की स्थिति में हम सुधार ला सकें, ये हम सबका प्रयास है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से डॉक्टर महेश जोशी जी हैं, उनका कहना है कि वो एक बहुत स्मूथ तरीके से काम करेंगे, जिसमें सिस्टम को तो पूरी तरीके से अपने साथ लेंगे, साथ साथ जिस तरह की जो केंद्र सरकार के साथ साथ एक कम्युनिकेशन गैप बना हुआ है या जो योजनाओं के फंड को लेकर के जो विवाद जारी है उस पर भी एक सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ेंगे। और जो राजस्थान, इनकी कोशिश ये है कि राजस्थान जो कि बहुत टिपिकल ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर वाला राज्य है, यहाँ पर पानी की समस्या अब से नहीं शुरू से ही रही है। यहाँ ग्राउंड वाटर नहीं है, सतही वाटर नहीं है, इसके अलावा नदियों में भी पानी यहाँ पर बहुत कम है। तो ये जो तमाम समस्याएं हैं इनको सुलझाने की कोशिश अब नए सिरे से शुरू की जाएगी। जी, गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, बातचीत का दौर जारी रहेगा।